गवर्नमेंट स्टडी सेंटर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। हम लोग आज यूपी टीजीटी परीक्षा में 2009 में आए हुए प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। यह परिचर्चा हम लोग जो है सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री विषय पर करेंगे। हिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रारंभ के 20 प्रश्न आज हम लोग लेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से हम लोग सही और सटीक उत्तर देखेंगे और साथ में जो है जो ट्रेंड क्रिएट हो रहा है और वह ट्रेंड है क्वेश्चन सरल पूछे जाते हैं और इसके लिए आपको क्या करना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। अगली बात यह है कि आपकी परीक्षा सन्निकट है, जिसको मैं बार बार आपको क्लास में बोलता रहता हूं, इसलिए आप लोग जो है अन्य सभी गतिविधियों से अपने को ब्रैकेट करें, अपने को हटाएं और पूरा का पूरा जोर, पूरी की पूरी एनर्जी अपनी पढ़ाई पर लगाएं, जिससे आप टीजीटी या पीजीटी या जिस तरह की परीक्षाएं दे रहे हों उसमें सफलता 100% प्राप्त हो। चलिए हम लोग जो है आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है जो भाग 1 से है। प्रश्न 1, हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी? ह्वेनसांग, फाहियान, अलबरूनी, मेगस्थनीज। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो बताइए हर्ष के समय किसने की थी भारत में यात्रा? तो आप देखिए गुप्तोत्तर काल में थानेश्वर में वर्धन वंश का शासन होता है और उसके सबसे जो है प्रतापी और प्रसिद्ध राजा थे हर्ष, जिनका कार्यकाल है 606 से 647 ईस्वी। समझ रहे हैं? इन्हीं हर्ष के समय 629 ईस्वी में एक चीनी माने चीन का बौद्ध यात्री भारत आता है, जिसका नाम है ह्वेनसांग। क्या नाम है? ह्वेनसांग। इसे ही युआन चांग भी कहते हैं, युआन चांग कहते हैं। यह जो है भारत में आता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है जो बौद्ध ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करना, इसका उद्देश्य होता है। ह्वेनसांग का एक और उद्देश्य होता है कि जो बौद्ध ग्रंथ हैं इनको एकत्रित करना और इसका एक और उद्देश्य होता है कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए जो पवित्र स्थल हैं इनके दर्शन करना। यहाँ तक आप लोगों ने समझ गए होंगे, तो इसको हम इरेज करते हैं। यह जो है जो भारत में रहता है और भारत में 16 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? और भारत पर एक किताब लिखते हैं ह्वेनसांग। उस पुस्तक का नाम है सीयूकी। क्या नाम है? पुस्तक का नाम है सीयूकी। इस पुस्तक को परीक्षाओं में पूछा गया है और इन्हीं के एक मित्र होते हैं ह्वीली। क्या नाम है? ह्वीली। ह्वीली जो है एक पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम है ह्वेनसांग की जीवनी, जिससे ह्वेनसांग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जब ये चले जाते हैं तो 671-72 ईस्वी में, कब? 671 और 72 ईस्वी में एक और चीनी यात्री आते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनका नाम है इत्सिंग।
ये याद रखिए आप लोग। चीनी यात्रियों में हम लोगों ने बात की ह्वेनसांग की, इत्सिंग की। अब कह रहे हर्ष के काल में भारत में किसने यात्रा की थी। अब ये तो क्लियर हो गया होगा, हर्ष के काल में ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की। अब आइए हम लोग जो है ह्वेनसांग के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य, परीक्षापयोगी तथ्य, उसको समझें और देखें। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी के समय चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग आया। उसे इवान चौंग भी कहा जाता है। उसे प्रिंस ऑफ ट्रेवलर्स, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसकी एक उपाधि है वर्तमान शाक्य मुनि। ह्वेनसांग को महायान देव भी कहा जाता है। ह्वेनसांग को मोक्ष देव भी कहा जाता है। इसको याद रखिए, अगर पूछता है परीक्षा में तत्काल बताइए। वह बौद्ध ग्रंथों का उनके मूल रूप में अध्ययन करने, उनको एकत्र करने एवं महात्मा बुद्ध से संबद्ध पवित्र स्थलों के दर्शन के उद्देश्य से भारत आया। वह भारत में लगभग 16 वर्ष तक रहा। 629 ईस्वी से 645 ईस्वी तक निवास किया। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में तांग शासकों की राजधानी, चीन के तांग शासक थे, चंगन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया। उत्तरी मध्य एशिया के मार्ग का अनुसरण करता हुआ वह ताशकंद, समरकंद, काबुल, पेशावर के मार्ग से भारत आया। हिंदुकिश की पहाड़ियों को पार करते हुए सर्वप्रथम वह भारत के कपिसा में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भारत के कपिसा में। इस तथ्य को याद रखिए, कपिसा में पहुंचा। भारत तक पहुंचने में उसने लगभग 1 वर्ष का समय लगा उसे। यहाँ गंधार, कश्मीर, जालंधर, कुलूट, मथुरा होता हुआ थानेश्वर पहुंचा। थानेश्वर में कुछ दिनों तक रुककर जयगुप्त नामक बौद्ध विद्वान से उसने शिक्षा ग्रहण की। किससे शिक्षा ग्रहण की? जयगुप्त से। थानेश्वर से वह मध्यपुर, अहिछत्र, तंकास से होते हुए 636 ईस्वी के मध्य उसने हर्ष की राजधानी कन्नौज में प्रवेश किया। कन्नौज से ह्वेनसांग कहाँ गया? अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि स्थानों का भी भ्रमण किया। पाटलिपुत्र के प्रसिद्ध विहारों, स्तूपों के उसने दर्शन किए थे। पाटलिपुत्र से वह बोध गया, जहां उसने बोध वृक्ष के दर्शन किए। ह्वेनसांग के समय में बोध वृक्ष था, बाद में शशांक ने उसको कटवाया, उसने दर्शन किया। 637 ईस्वी में वह नालंदा विश्वविद्यालय गया। यहाँ के कुलपति थे शीलभद्र, आचार्य शीलभद्र थे। वहां पर उसने शीलभद्र से योग शास्त्र की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? योग शास्त्र। किससे ली शिक्षा? नालंदा के आचार्य जो शीलभद्र थे, उनसे जो है ह्वेनसांग ने योग शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्य कटक होता हुआ पल्लवों की राजधानी कांची गया। कांची से वह आगे नहीं जा सका तथा उत्तर की ओर लौट गया। यहाँ से चलकर वह चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय मोहोलाचा महाराष्ट्र में आया। वर्णन करता हूँ, मोहोलाचा मतलब महाराष्ट्र। ह्वेनसांग की ख्याति सुनकर कामरूप का शासक था भास्कर वर्मा ने उसे आमंत्रित किया। कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने ह्वेनसांग को आमंत्रित किया। वह जा रहा था तो उसने हर्ष को कजंगल नामक स्थान पर सैनिक शिविर डाले हुए देखा। वह कन्नौज की धर्म सभा और प्रयाग में जो हुआ था 6ठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया, उसकी अध्यक्षता भी की थी। प्रयाग से ही उसने हर्ष से विदाई ली। वापसी में भी उसने मध्य एशिया का मार्ग का अनुसरण किया।
उसका यात्रा वृत्तांत उसकी पुस्तक। बात हुई सीयू की, जिसका मतलब होता है पाश्चात्य संसार के लेख। सीयू की का मतलब होता है पाश्चात्य संसार के लेख। इसमें उसने 138 देशों का विवरण दिया है। उसके मित्र ह्यूली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी, जिसका अनुवाद बील ने किया है। ये जानिए, जो ह्वेनसांग की जीवनी ह्यूली ने लिखा था, उसका अनुवाद किसने किया है? बील ने किया है। इस तरह से हम लोगों ने जो है ह्वेनसांग के संबंध में महत्वपूर्ण बातें देख ली हैं। अब अगले प्रश्न में चलते हैं, जो भाग 2 से है। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? शिवाजी और औरंगजेब, शिवाजी और जयसिंह, शिवाजी और शाइस्ता खां, शिवाजी और अफजल खां। तो इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। शिवाजी और मुगलों से संघर्ष 1656 ईस्वी से ही प्रारंभ हो गया था और 1643 ईस्वी से उत्तरोत्तर शिवाजी आगे बढ़ रहे थे। 1656 में शिवाजी का मुकाबला मुगलों से हुआ। उसके बाद मुगलों ने जो है शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए प्रयास किया और मुगल शासक थे कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने बहुत प्रयास किया कि शिवाजी को अपनी अधीनता में लाया जाए। उन्होंने कई सेनापतियों को भेजा और शाइस्ता खां को जब भेजा बड़ी उम्मीद के साथ, लेकिन शाइस्ता खां भी पराजित होकर भाग आया। तब जो है औरंगजेब ने शिवाजी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आमेर के, कहाँ के? आमेर के राजा, क्या नाम है? जयसिंह को क्या किया इन्होंने? दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। औरंगजेब ने जयसिंह को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और इनकी सहायता के लिए इनके सहायक के रूप में दिलावर खां को भेजा। तोपची के रूप में जो इटावली यात्री था, मनुची को भेजा। मनुची की विशेषताएं थी, वह हिंदी में, मराठी में बात कर सकता था, वार्ता के दौरान उपस्थित भी रहा है। मनुची ने अपनी पुस्तक स्टोरियो द मोगोर में इनके बीच जो संधि हुई थी, पुरंदर की संधि हुई थी, उसका आंखों देखा प्रत्यक्ष वर्णन भी किया है। तो हम लोग बात कर रहे थे आमेर के राजा जयसिंह को पूरी तैयारी के साथ में औरंगजेब ने भेजा। उन्होंने जो है कई किलों पर अधिकार किया और औरंगजेब के जो खजाने थे इन सब पर अधिकार किया। अंत में जो है 1665 ईस्वी में, कब? 1665 ईस्वी में जयसिंह और शिवाजी के बीच क्या हो गया? पुरंदर की संधि हुई। इन दोनों के बीच में क्या हुई? पुरंदर की संधि हुई। अब पुरंदर की संधि की जो शर्तें थी, पुरंदर की जो संधि हुई थी उसकी शर्तें थी, उस शर्तों के मुताबिक 4000 हूण, 4000 हूण वार्षिक आय वाले 23 किले शिवाजी ने मुगलों को दे दिया। 4000 हूण वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों के देने पड़े। इनके पास शेष जो है 12 किले ही बचे। ये पुरंदर की संधि से हुआ।
इसके बाद शिवाजी के जो पुत्र थे संभाजी, क्या नाम था? शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल मनसबदारी व्यवस्था में पंचहजारी माने 5000 का पंचहजारी मनसब दिया गया। साथ में शिवाजी ने यह भी वादा किया, यह भी वचन दिया कि जब मुगल जो है बीजापुर पर आक्रमण करेंगे, कहाँ पर? बीजापुर पर आक्रमण करेंगे, तब जो है शिवाजी सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। इस तरह से जयसिंह और शिवाजी के मध्य जो है पुरंदर की संधि हो जाती है। शिवाजी जो है औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। बाद में जयसिंह के परामर्श से आगरा में भी जाते हैं। वो अन्य घटनाएं जो घटती हैं उसको हम किसी और प्रश्न में चर्चा करेंगे। अब इसको देख लेते हैं फिर से विकल्प को। इस विकल्प में देखिए दूसरा जो विकल्प है शिवाजी और जयसिंह, यही सही है। अब इसको आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो आप जाएंगे गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पर। प्लेलिस्ट का नाम है यूपी टीजीटी वर्ष 2003 के जो दूसरी क्लास है उसमें प्रश्न नंबर 37 में आप जाएंगे। पुरंदर की संधि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसका एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। आगे चलें। प्रश्न है, किस क्रम में यूरोपीय लोग व्यापार करने हेतु भारत आए? क्रम दिया है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। दूसरा है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। चौथा अंग्रेज, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज। देखिए प्रश्न पूछ रहा है यूरोपीय लोग। एक होता है यूरोपीय कंपनियां कब आए, एक होता है यूरोपीय लोग कब आए। आइए इसको हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं यूरोपीय लोग ना, ये कब आए, इनका क्रम क्या है। फिर हम समझेंगे यूरोपीय कंपनियां ना, कंपनियां कब आई। ये दो जो तरह के प्रश्न हैं इनको हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जो है पुर्तगाली लोग आए। आपने इसको पढ़ा होगा कि 1498 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक थे, क्या नाम था? वास्को डिगामा। इन्होंने जो है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तमाशा अंतरीप को पार करते हुए भारत के कालीकट ना, कालीकट द्वीप पर आए। कालीकट पे एक है कप पकड़ाबू बंदरगाह, वहां पर उतरे। वहां के शासक जो थे कौन थे? जमोरिन ने इनका स्वागत किया, उन्हें लाभ की उम्मीद थी। यहाँ आकर 6 माह रुके। इसके बाद जब यहाँ से गए तो उन्होंने जो सामग्री ले गए थे उसको जब वहाँ पर बेचा तो यात्रा व्यय को काटने के बाद 60 गुना का फायदा हुआ। उसके बाद से पुर्तगाली व्यापार प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले 1498 वाला हम लोगों ने देख लिया ना। पुर्तगाली के बाद आए डच। डच कब आए? 1595 ईस्वी में कार्नेलियन हाउटमैन, क्या नाम था? कार्नेलियन हाउटमैन ने दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की। यहीं से माना जाता है कि डच जो है
1599 में आए। डच जो है 1595 में आए। उसके बाद तीसरे क्रम पर अंग्रेज ये है 1599 में। एक थे जॉन मिल्टन हॉल, ये आए थे अकबर के दरबार में। किसके दरबार में आए थे? बादशाह अकबर के दरबार में आए थे और व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास किया था। फिर सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी। सबको पता होगा कब आए थे फ्रांसीसी? 1664 ईस्वी में। अब यूरोपीय लोगों का आने का अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली हैं ना। इसके बाद कौन है? डच हैं। इसके बाद कौन है? अंग्रेज हैं। इसके बाद कौन है? फ्रांसीसी हैं। एक क्रम हो गया, ये और क्रम हो गया कि किस तरह से पुर्तगाली लोग भारत में आए हैं। भारत में पुर्तगाली लोगों के आने का क्रम हो गया। अब हम लोग जो है बात करेंगे कंपनियों का ना। कंपनियां कब आई हैं? देखिए 1498 में पुर्तगालियों की कंपनी बनी एस्तादो इंडिया। तो सबसे पहले इनकी कंपनी आई। ठीक, डचों ने जो कंपनी बनाई है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये बनी है 1602 ईस्वी में आई। अंग्रेजों की जो कंपनी बनी है ये पहले 1599 में मर्चेंट ऑफ एडवेंचर के नाम से बनी थी। यही बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कन्वर्ट होती है। इसी को 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से? रॉयल चार्टर के माध्यम से 15 वर्षों के लिए भारत सहित पूरब के देशों में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई। अगर जो है कंपनियों क्रम देखें तो सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, जैसे उसमें थे। उसके बाद देखिए 1600 में कंपनी है किसकी? अंग्रेजों की। तो नंबर 2 पर यहाँ अंग्रेज हो जाते हैं। फिर नंबर 3 पर आप आएंगे तब डच होते हैं। नंबर 4 पर जब आएंगे तब फ्रांसीसी होते हैं। समझ गए? अंतर इतना आएगा, जब कंपनी आएगी पहले अंग्रेज हो जाएंगे, डच बाद में हो जाएंगे। अब प्रश्न को देखते हैं तब पता चलेगा सही उत्तर क्या है। ये देखिए, यूरोपीय लोग ना व्यापार के लिए कब आए? पुर्तगाली कब आए? 1498 में। डच कब आए? 1595 में। लोग 1595 में। अंग्रेज कब आए? 1599 में। फ्रांसीसी कब आए? 1664 में। तो यही विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा। लेकिन इसको और बढ़िया से समझना है तो हमें क्या करना होगा? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट है यूपी टीजीटी, इसमें वर्ष 2001 के प्रश्नों की परिचर्चा जब हो रही थी, क्लास 1 के प्रश्न नंबर 60 को, क्लास 1 के प्रश्न नंबर 6 को, 60 को नहीं 6 को देखिए, एक टेबल के माध्यम से आपको ये बताया गया है कि व्यापारी कब आए, कंपनी कब बनी और पहली कोठी या फैक्ट्री कब स्थापित हुई। एक स्पष्ट रूप से एक टेबल के माध्यम से दिया गया है। आपका रिवीजन बहुत तेजी से हो जाएगा।
आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्राचीन भारत का पहला ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता कौन था? विकल्प 1 है बाणभट्ट, विकल्प 2 है आर्यभट्ट, विकल्प 3 है विशाखदत्त, विकल्प 4 है कात्यायन। बताइए। अब समझिए, गुप्त काल में जब हम लोग विज्ञान और ज्योतिष का विकास पढ़ते हैं तो 2 नाम सबसे महत्वपूर्ण ढंग से सामने आते हैं। एक हैं आर्यभट्ट, इन्हें आर्यभट्ट प्रथम भी कहा जाता है। दूसरे हैं वराहमिहिर। समझ गए? आर्यभट्ट जो है ज्योतिषी और गणितज्ञ ना, दोनों हैं, और इन्होंने ही ज्योतिष और गणित को अलग भी किया है। वराहमिहिर शुद्ध रूप से ज्योतिषी हैं। क्या है? ज्योतिषी हैं। आर्यभट्ट की एक प्रसिद्ध रचना है जो आपको पता होना चाहिए, आर्यभट्टियम ना, आर्यभट्टियम। और वराहमिहिर ने अपने ज्योतिष के संपूर्ण सिद्धांत, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी अपनी पुस्तक पंच सिद्धांतिका, क्या नाम है? पंच सिद्धांतिका में दिया है। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं बृहत संहिता, क्या नाम पुस्तक का? बृहत संहिता। और क्या नाम है? बृहत जातक और लघु जातक। देखिए, इसमें इनकी पुस्तकें वराहमिहिर की कौन कौन से? पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक और लघु जातक। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? आर्यभट्ट की आर्यभट्टियम है। अब जो है प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता, इसमें देखिए वराहमिहिर विकल्प में है नहीं, तो आर्यभट्ट ही विकल्प में है, इसलिए इनको लगाना होगा। और इसको जो है आप समझ गए हैं, तो ये देखिए लिखा हुआ है, गुप्त काल के प्रसिद्ध ज्योतिषी आर्यभट्ट प्रथम एवं वराहमिहिर थे। आर्यभट्ट प्रसिद्ध खगोलविद के साथ साथ महान गणितज्ञ भी थे। आर्यभट्ट प्रथम ज्योतिष पर लेखनी उठाने वाले प्राचीनतम ऐतिहासिक व्यक्ति थे। इसको अंडरलाइन करिए, जानते रहिए। अब आर्यभट्ट ने बहुत से काम किए हैं ना, जैसे उपग्रहों के प्रकाश के बारे में, पृथ्वी की परिधि के बारे में, साइन जा कोस जा ना, दिन, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं ना, इन सब के बारे में जितनी चीजें बताई हैं उनको जानना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपीटीजीटी वर्ष 2003 के दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 28 को एक बार देख लीजिए। आर्यभट्ट और वराहमिहिर की उपलब्धियां आपको स्वयं दिख जाएंगी। आगे चलते हैं। प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसकी उपाधि है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चौथा है बुद्धगुप्त। भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं और किसने कहा है? समझ रहे हैं? तो नेपोलियन होगा, नेपोलियन फ्रांस का शासक था जिसने बहुत अधिक विजय अर्जित की थी। उन विजयों के कारण ही जो भी भारत में विजय किया था शासक, उनकी उपमा नेपोलियन से दी गई। तो एक हैं इतिहासकार B.A. स्मिथ। इतिहासकार का क्या नाम है? B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। इसमें देखिए विकल्प 3 में समुद्रगुप्त आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए विकल्प 3 सही है। अब हम लोग समुद्रगुप्त की
उपलब्धियों के बारे में, खास करके साहित्यिक उपलब्धियां, खास करके उनके बीड़ा बजाने, कविराज, इन सब के बारे में समझ लेते हैं ताकि हम परीक्षा में प्रश्न आए उसको निश्चित तौर पर सही कर लें। समझ रहे हैं? समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी एक महान विजेता था। उसने अपने पिता के एक छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के राज्यों को पराजित करके उन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इन विजयों के कारण इतिहासकार B.A. स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा देते हैं। क्लियर? प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? समुद्रगुप्त के संधि विग्राहक थे। क्या नाम था इनका? हरिसेन। ये आपको पता होना चाहिए, हरिसेन ने लिखा है। में उसके गुणों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, वह नृपति विभिन्न प्रकार के सैकड़ों युद्धों में भाग लेने में दक्ष था, जिसका एकमात्र बंधु उसकी दोनों भुजाओं के बल से अर्जित विक्रम ही था। उस सम्राट का प्रतीक उसका प्रताप था। फरसा, बाण, बर्छी, नोकदार भाला, शंकु, बल्लम, नाराच आदि अनेक शस्त्रों के प्रहार की चोटों से उत्पन्न छटा द्वारा उसके शरीर की कांति दुगुणित हो उठती थी। यह वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के पराक्रम, वीर, बल और शौर्य के बारे में बताई गई है। समुद्रगुप्त धर्म सहिष्णु शासक था। उसे धर्म प्राचीर बंध, प्रश्न पूछेगा, धर्म प्राचीर बंध किसको कहा गया है? अर्थात धर्म की मर्यादा स्थापित करने वाला कहा गया है। उसकी मुद्राओं में लक्ष्मी की आकृति, पूछेगा ना किसकी मुद्रा में लक्ष्मी की आकृति है, तो लक्ष्मी की आकृति मिलती है। उसका राज चिन्ह गरुण था, जो विष्णु का वाहन माना जाता है। नालंदा एवं गया ताम्रपत्रों से विदित होता है कि समुद्रगुप्त भगवान विष्णु का उपासक और उसने सर्वप्रथम परम भागवत की उपाधि धारण की। परम भागवत की उपाधि सबसे पहले समुद्रगुप्त ने धारण की। यह पता चलता है नालंदा एवं गया के ताम्र पत्रों से, जबकि हम लोग ये मानते थे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने पहली बार जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। श्रीलंका के राजा ने एक अनुरोध किया। क्या किया? बोध गया में बिहार बनवाने की इच्छा व्यक्त की। समुद्रगुप्त ने उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लिया। इतना धर्म सहिष्णु था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है कि विद्या प्रेमी था और उसकी उपाधि कविराज थी। प्रयाग प्रशस्ति ने कविराज कहा है। समुद्रगुप्त महान कला प्रेमी था। उसे बीड़ा बजाने का बड़ा शौक था। उसकी कई मुद्राओं पर उसे बीड़ा बजाते हुए अंकित किया गया है। बीड़ा वादन मुद्रा के नाम से जो प्रसिद्ध है। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की कला प्रियता पर प्रकाश डालते हुए लिखा गया है कि उसने अपनी गंधर्व कला से देवताओं के गुरु तुम्बकु तथा नारद को लज्जित कर दिया। ये था उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें। अब कुछ सिक्के मिले जिस पर क्या लिखा है समुद्रगुप्त को, उसको देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी है। समुद्रगुप्त के विभिन्न प्रकार के सिक्कों से उसके विभिन्न गुणों का पता चलता है ना। एक प्रकार का सिक्का है गरुण ध्वजांकित, जिस पर उसकी उपाधि पराक्रम लिखी है। दूसरे प्रकार का सिक्का में राजा धनुष बाण लिए खड़ा है, जिस पर अप्रतिरथ है। क्या लिखा है? अप्रतिरथ लिखा है। तीसरे प्रकार के सिक्के में राजा परशु लिए खड़ा दिखाया गया है, जिस पर लिखा है कृतांत पशु अंकित है। चौथे प्रकार के सिक्के में सम्राट धनुष बाण से व्याघ्र को मारते हुए दिखाया गया है। व्याघ्र का हन करते हुए दिखाया गया है। उसे व्याघ्र पराक्रम लिखा हुआ है। समझ रहे हैं? इस प्रकार से भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लिया है।
युद्धों को छोड़ करके कौन से युद्ध, आर्यावर्त का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आर्यावर्त का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, दक्षिण विजय कैसे की थी, कितने कितने राजाओं को पराजित किया था, ये सब हम लोग किसी और प्रश्न में पर चर्चा कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र किसने लिखा था? पंचतंत्र की कहानी आप लोग सुने होंगे, इसमें विकल्प देख लेते हैं। विशाख दत्त, शूद्रक, विष्णु शर्मा और जयदेव विकल्प में है। तो पंचतंत्र जो है एक गुप्तकालीन विभूति थे। हमारे यहाँ जो कहानियां हैं, कहानियों पंचतंत्र की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। इसको जो है गुप्तकालीन विभूति थे विष्णु शर्मा। विकल्प 3 सही है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखा है। इसकी 50 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। समझ रहे हैं? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। यह एक प्रसिद्ध कथा संग्रह है। इसकी कथाएं नीतिपरक और सदाचारी हैं। अंत में शिक्षा मिलती है। इसमें 5 तंत्र या भाग हैं। पंचतंत्र के 5 भाग हैं। पंचतंत्र ना, पहला भाग क्या है? मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रमाण और अपरिचित कारक। अपरिचित कारक है। समझ रहे हैं? कथानक इसके जो हैं गद्य में हैं। उपदेशात्मक युक्तियां पद्य में हैं। समझ रहे हैं? गद्य और पद्य दोनों में है। इसकी विश्वव्यापी लोकप्रियता है, जिसके कारण विश्व की 50 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। अरबी में इसका कलीला दिवना के नाम से अनुवाद किया गया है ना। फारसी में इसका अनुवाद अबुल फजल ने अनवर सुहेली के नाम से किया है। तो बहुत से अनुवाद हैं पंचतंत्र के। हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चांद बीबी रानी थी। विकल्प 1 है बीजापुर की, विकल्प 2 है बरार की, विकल्प 3 है अहमदनगर की, विकल्प 4 है गोलकुंडा की। तो कहाँ की थी ये बताना है। रानी। हुआ क्या था कि अहमदनगर में एक सुल्तान थे। क्या नाम था? बुरहान उल मुल्क। इनकी हो जाती है मृत्यु। समझ रहे हैं? बुरहान उल मुल्क की क्या होती है? मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका अल्पवयस्क पुत्र, क्या नाम था? बहादुर निजाम शाह। बहादुर निजाम शाह ये बैठता है गद्दी पर। और इनकी जो है संरक्षिका कौन बनती है? चांद बीबी। इनकी संरक्षिका बनती हैं चांद बीबी। और ये चांद बीबी जो है, समझिए, ये बुरहान और मुल्क की बहन है। और बहादुर शाह निजाम शाह इनके भतीजे हैं। लेकिन चांद बीबी की जो है शादी ये हुआ था बीजापुर के शासक के साथ में, जिनकी मृत्यु जो है 1580 ईस्वी में हो गई थी। और वहाँ पर उन्होंने जो है शासन व्यवस्था को संभाला था। तो शादी कहाँ हुई थी? बीजापुर में। तो रानी कहाँ की होंगी? जहाँ उनकी शादी हुई होगी। तो इसलिए देखे चांद बीबी रानी थी। इसमें विकल्प 1 बीजापुर सही होगा। समझ रहे हैं? इसमें अहमदनगर सही नहीं होगा, क्योंकि अहमदनगर की तो पुत्री थी, बुरहान उल मुल्क की बहन थी। समझ रहे हैं? इसको देख लिया जाए। अहमदनगर के शासक बुरहान उल मुल्क के मृत्युपरांत उनका पुत्र, अल्पवयस्क पुत्र बहादुर निजाम शाह शासक बना। उसकी संरक्षिका बनी चांद बीबी बनी। चांद बीबी बुरहान उल मुल्क की बहन थी। उन्हें चांद खातून और चांद सुल्ताना भी कहा गया। चांद बीबी बीजापुर की रानी थी।
परंतु भतीजे को प्रशासनिक कार्यों में मदद करने हेतु अहमदाबाद आ गईं। इससे पूर्व 1580 में अपने पति की मृत्यु के बाद बीजापुर के प्रशासनिक कार्य सफलतापूर्वक किया था। जब चांद बीबी बहादुर निजाम शाह की संरक्षिका के रूप में काम करने लगे तो मियाँ मंझू ने प्रशासन पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए अपने अपने दल इन लोगों ने बनाया। मियाँ मंझू ने इसी समय मुगलों को अहमदनगर पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ये 1595 हैं। अकबर थे। अकबर ने मुराद एवं अब्दुल रहीम खान खाना को अहमदनगर जीतने के लिए हेतु भेजा, परंतु दोनों में मतभेद हो जाने पर उनको बुलाकर उनके जगह नई जोड़ी दानियाल अबू फजल को भेजा। सोनपत की लड़ाई में मुगलों ने दक्कनी सेना को पराजित कर दिया। उसके बाद अहमदनगर से 1596 ईस्वी में संधि हो गई। संधि के तहत मुगलों को बरार सूबा अहमदनगर का दुर्ग प्राप्त हुआ। बरार के दुर्ग लिचपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। मुगलों ने यहीं पर एक नया शहर शाहपुर बसाया जो उनका सैनिक मुख्यालय बना। बदले में मुगलों ने बहादुर निजाम शाह को अहमदनगर का शासक स्वीकार कर लिया जो मुगलों के अधीन थे। 1599 में चांद बीबी की मृत्यु हो गई। इस तरह से चांद बीबी के बारे में, अहमदनगर और उस पर मुगलों के आधिपत्य के बारे में समझ लिया गया है। अब आगे चलते हैं। प्रश्न है 8। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। फर्स्ट में है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध। सूची में दिया गया कब कब हुए हैं। देखते हैं इसको, इसका उत्तर क्या होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का जो प्रथम युद्ध है कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ना। फेमस युद्ध है। इसमें देखिए है 1526, तीसरा वाला विकल्प है। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और अफगानों के बीच हुआ था ना। इसमें देखिए 1556 है, चौथा है विकल्प। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। इसमें जो है बाबर ने क्या किया था? बंगाल, कहाँ का? बंगाल और गुजरात की सेनाओं को हराया था। तो 1529 है सेकंड वाला विकल्प। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर के लिए सबसे भयंकर और संकटदायक युद्ध था खानवा का युद्ध, जो 1526 के बाद 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? राणा सांगा के बीच हुआ था। इसी युद्ध में जो है बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, तमगा कर से मुक्त किया था। जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। ये कब हुआ था? 27 में पहला है। तो अब वह विकल्प जिसमें 3 4 2 1 3 4 2 1 है वही सही होगा। तो विकल्प नंबर 2 में उस सभी शर्तों की पूर्ति होती है, इसलिए विकल्प नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौट चलो, यह किस धर्म सुधारक का नारा था? नंबर 1 राम मोहन राय, नंबर 2 केशव चंद्र सेन, नंबर 3 दयानंद सरस्वती, नंबर 4 स्वामी विवेकानंद। हम लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं, आर्य समाज ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी?
बताइए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, एक का बात हम लोग कर रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश। और इन्होंने जो है शुद्ध आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? शुद्ध आंदोलन चलाया था। और इन्होंने बताया कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो मूल है वो हमारे वेदों में निहित हैं। इसीलिए उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर चलो। अर्थात उन्होंने कहा था बैक टू वेदास। क्या कहा था? बैक टू वेदास कहा था। इसलिए इसमें विकल्प 3 है, दयानंद सरस्वती, यही सही है। इसको और बेहतर तरीके से समझना है तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपी टीजीटी वर्ष 2004 की जो निरस्त परीक्षा थी उसकी दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। आपको आर्य समाज, स्वामी दयानंद, इन सब के बारे में विस्तृत ज्ञान प्राप्त होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया? नंबर 1 गया 1922, नंबर 2 लाहौर 1929, नंबर 3 मद्रास 1927, नंबर 4 कराची 1931। हुआ क्या था कि 28 में नेहरू रिपोर्ट आई, एक वर्ष का समय दिया गया। अगर उस समय में जो है अंग्रेज जो कार्रवाई नहीं करते हैं तब हम जो है पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और वह एक वर्ष जब बीत गया तो 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लाहौर में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया। इसलिए इसमें देखिए विकल्प 2 सही है। आइए इसको देखते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन में गांधी जी का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने स्थान पर जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनवाया। इस अधिवेशन में स्पष्ट कहा गया, नेहरू रिपोर्ट को लागू करने की अवधि समाप्त हो गई है, अब पूर्ण स्वाधीनता की मांग बुलंद की गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। इस अधिवेशन में सबने अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ की घोषणा की गई। इसी में जो 1930 में सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है उसकी घोषणा भी की गई। अब आइए अगले प्रश्न चलते हैं। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? नंबर 1 महात्मा गांधी, विकल्प नंबर 2 इंदिरा गांधी, विकल्प 3 लाला हरदयाल, विकल्प 4 है सुभाष चंद्र बोस। तो बात करते हैं गदर पार्टी की ना। गदर पार्टी, गदर दल, इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में, समझ गए। और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल और इसके अध्यक्ष थे कौन थे बताइए? सोहन सिंह भाकना, सोहन सिंह भाकना थे। और इस दल ने क्या किया, एक पत्र निकाला। इस पत्र का नाम है गदर या हिंदुस्तान गदर। पत्र का क्या नाम था? गदर या हिंदुस्तान गदर। यह फर्स्ट टाइम सबसे पहले निकाली गई उर्दू में। किस भाषा में? उर्दू में निकाली गई। फिर उसके बाद निकाली गई किसमें? गुरुमुखी में निकाली गई।
पहले किस में निकाली गई? उर्दू में निकाली गई, फिर किस में निकाली गई? गुरुमुखी में निकाली गई। उसके बाद कई भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में भी इस पत्र को प्रकाशित किया गया। और एक गदर जो पत्रिका थी, इसके जो संपादक थे उनका नाम था रामचंद्र पेशावरी। क्या नाम था? रामचंद्र पेशावरी। अब हम लोग प्रश्न को लौटते हैं और देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था संस्थापक कौन है? तो विकल्प 3 में संस्थापक आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लाला हरदयाल। और गदर पार्टी के बारे में आपको विस्तृत जानकारी लेनी है तो आप जाइए गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट यूपी टीजीटी वर्ष 2000 के जो प्रश्न आए थे, उसको जो पहली क्लास हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 8 में जाइए। तो गदर पार्टी की स्थापना से लेकर के उसके समय के 3 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में, सबके विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। उसको देखिए और लाभ अर्जित कीजिए। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 12। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया चौधरी रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, अकबर ने, जहांगीर ने। ये 4 विकल्प हैं। और पूछ क्या रहा है? पाकिस्तान जो शब्द है इसको सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया था? तो आइए जानते हैं। हम लोग बात शुरू करेंगे 1930 में। एक जो है अधिवेशन हुआ था, उसमें मोहम्मद इकबाल, वो वही वाले इकबाल हैं जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन्होंने जो है पहली बार एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र का विचार प्रस्तुत किया था। किसने? मोहम्मद इकबाल ने। उसके बाद हम लोग आगे पहुंचेंगे 1933 में, 1933 पहुंचेंगे तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, कहाँ के? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक स्नातक थे, उनका नाम था चौधरी रहमत अली। इन्होंने एक पंपलेट क्या जारी किया था? पंपलेट जारी किया था। और इस पंपलेट का नाम था नाउ आर नेवर। क्या नाम था? नाउ आर नेवर, पेरिस फॉर एवर। पेरिस फॉर एवर एक पंपलेट जारी किया था। उस पंपलेट का नाम था नाउ आर नेवर, पेरिस फॉर एवर। उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान शब्द है, पाकिस्तान जो शब्द है, उस शब्द को क्रिएट किया और बताया कि इसमें जो है कौन कौन से जो है प्रांत सम्मिलित होंगे। इसमें देखिए पी से बताया पंजाब होगा, ए से बताया अफगानिस्तान होगा, के आई से बताया कश्मीर होगा, यस से बताया सिंध होगा, और तान TAN से बताया बलूचिस्तान होगा। समझ गए? पाकिस्तान में ये 5 प्रांत सम्मिलित होंगे
पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। यही है कि किसने बताया था, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो किया था चौधरी रहमत अली ने। इसके बाद हुआ क्या था, 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक स्वतंत्र और संयुक्त संप्रभु, एक स्वतंत्र एवं संप्रभु पृथक मुस्लिम राष्ट्र, एक स्वतंत्र एवं संप्रभु पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया। उस प्रस्ताव को तैयार किया, किसने किया, सिकंदर हयात खान ने। हयात खान ने उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया, किसने, फजलुल हक ने। और उस प्रस्ताव का समर्थन किया खलीकुज्जमा ने। समझ रहे हैं, ये जो पाकिस्तान का प्रस्ताव, इसको सिकंदर हयात खान ने तैयार किया, उसको प्रस्तुत किया फजलुल हक ने, समर्थन किया खलीकुज्जमा ने। अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर प्रश्न पूछे सबसे पहले विचार किसने दिया, नाम किसने दिया और इसको प्रस्तुत किसने किया, तो आप बहुत क्लियरिटी से सबका उत्तर दे लेंगे। शब्द का पहली बार प्रयोग एकदम क्लियर, तुरंत आप जाएंगे चौधरी रहमत अली को टिक करेंगे, है कि नहीं। और इसके बारे में और बेहतर तरीके से जानना है तो प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी टीजीटी 2004 निरस्त परीक्षा जो हुई थी, उसके क्लास 3 के प्रश्न नंबर 50 पर देखिए, संपूर्ण जानकारी पुनः आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ किया था। अब बताइए आप लोग, मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किसने किया। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। मनसबदारी प्रणाली को विकल्प देख लेते हैं पहले। शेर शाह सूरी, जहांगीर, विकल्प 3 अकबर, विकल्प 4 क्या है, बीरबल हैं। तो आइए इसको देखते हैं। मुगल जो प्रशासनिक व्यवस्था है, मुगल प्रशासन पद्धति में एक आई मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी, और यह मनसबदारी व्यवस्था ली गई है, आधारित है मंगोलों के दशमलव पद्धति पर। समझ रहे हैं। और इस मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया था अकबर ने अपने शासन के 19वें वर्ष। कब प्रारंभ किया था, शासन के 19वें वर्ष, अर्थात 1575 ईस्वी में। यहाँ तक मनसबदारी को समझने में कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं। आगे बढ़ा जाए। जो मनसबदारी व्यवस्था है, यह व्यवस्था कोई पदवी नहीं है, समझिए इसको। यह कोई पदवी नहीं है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जिनको भी
मनसबदार बनाया जाता है, मनसब प्रदान किया जाता है, उसके पास उस क्षेत्र का सैनिक और असैनिक, सैनिक और असैनिक दोनों तरह के उत्तरदायित्व दिए जाते हैं। और यह जो है कोई पदवी नहीं है, यह उस अमीर की स्थिति है, उसकी प्रतिष्ठा है, इसके बारे में मनसब बताता है। और जो मनसब प्रदान किए जाते हैं ये मनसब आनुवांशिक नहीं होते हैं, एक से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं होते हैं, यह होता है योग्यता आधारित। आप कहोगे कि बहुत से जो है मनसबदारों के पुत्रों को मनसबदार बनाया गया है, तो यह इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि किसी मनसबदार के पुत्र थे, वह इसलिए बनाया गया क्योंकि यह योग्य थे, उनमें योग्यता थी। समझ गए? अब हम लोग आगे समझते हैं मनसबदारी व्यवस्था में और कौन कौन सी चीज़ें थी। इसमें देखिए दो है, एक जात होता है, क्या होता है? जात, और एक होता है सवार होता है। जात क्या करता है? जात जो है किसी अमीर की स्थिति, वेतन और प्रतिष्ठा का बोध कराता है, ये होता है जात। जो सवार होता है, सवार जो होता है उसके घुड़सवार दस्ते के बारे में, किसके बारे में? घुड़सवार दस्ते के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इन मनसबों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें कहते हैं प्रथम श्रेणी का मनसबदार, प्रथम श्रेणी। दूसरे को कहते हैं द्वितीय श्रेणी। तीसरे को कहते हैं तृतीय श्रेणी। क्या कहते हैं? तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी का जो मनसबदार होता है उसमें जात और सवार बराबर होते हैं, मतलब उसको जात की जो पदवी होगी जितने की 5000 के जात है तो 5000 का सवार होगा। जो द्वितीय श्रेणी के मनसबदार होते हैं उसमें जो है जो सवार मनसब होता है, क्या होता है? जो सवार मनसब होता है, सवार जात के आधे से अधिक होता है, आधे से अधिक होता है, लेकिन कभी भी जात और सवार बराबर नहीं होता है। अगर जात और सवार बराबर हो जाएगा तो प्रथम श्रेणी का वो मनसबदार बन जाएगा। जैसे 5000 का जात है तो इसका आधा 2500 होता है, ये 3000, 2500 के ऊपर का होगा। तृतीय श्रेणी के मनसबदार वो होते हैं जिनमें जो है सवार मनसब, सवार मनसब क्या होता है? जात मनसब के आधे से कम होता है, आधे से कम होता है ना। तो 5000 का आधा 2500 होता है, उसके आधे से कम 2000, 1500, 1000, इस तरह का मनसब इसमें होगा। इसके बाद हम लोग जो है मनसबदारों का प्रकार देख लेते हैं। प्रकार, तो 3 प्रकार के मनसबदार होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे जो छोटा मनसब होता है वह 10 होता है। 10 से 500 का मनसब एक प्रकार हो गया। दूसरे प्रकार का होता है 500 से 2500 का मनसब। तीसरे प्रकार के मनसब होते हैं 2500 से अधिक। समझ गए? जो 10 से 500 के जो अमीर जो मनसब पाते हैं इनको कहते हैं मनसबदार। क्या कहते हैं इनको? मनसबदार। 500 से जो 2500 पाते हैं इनको कहते हैं अमीर। और जो
2500 से अधिक पाते हैं, इनको कहते हैं अमीर ए आज़म। क्या कहते हैं? अमीर ए आज़म, या इनको कहते हैं उम्दा ए आज़म। समझ गए? तो सबसे कम का जो मनसब होता है वो कितना का होता है? 10 का होता है। सबसे ज़्यादा का कितने का होता है? 5000 का होता है। लेकिन शाही परिवार से संबंधित व्यक्तियों, युवराजों को इससे अधिक का भी मनसब दिया गया। जैसे सलीम को अकबर के ही समय 12000 का मनसब दिया गया। इसके अलावा अपने विश्वास पात्रों को भी अधिक का मनसब दिया जाता था। जैसे इनके विश्वास पात्र थे अकबर के मान सिंह थे। कौन थे? मान सिंह थे। मिर्जा अजीज कोका थे ना, अकबर के विश्वास पात्र। इन सबको 7000 का मनसब अकबर द्वारा प्रदान किया गया था। इसके बाद मनसबदारों के भरण पोषण के लिए क्या होता था? उनको वेतन दिया जाता था। ये वेतन जो होता था, वेतन या तो जागीर के रूप में दिया जाता था या नकद दिया जाता था। हो रहा है? जागीर ग्रुप में जब दिया जाता था तो उस जागीर पर एक जो है केंद्रीय कर्मचारी को नियुक्त किया जाता था। वह केंद्रीय कर्मचारी राजस्व की वसूली करता था और नियत राजस्व जो मनसबदार के लिए निर्धारित होता था उसको प्रदान करता था। शेष जो फवाजिल बचता था उसको शाही कोष में जमा कर देता था। और मनसबदारों को जो वेतन दिया जाता था वह रुपए में दर्ज किया जाता था। और अकबर के समय, किसके समय? अकबर के समय एक मनसबदार को 240 रुपये दिया जाता था। और वहीं पर जहांगीर के समय में एक मनसबदार को 200 रुपये ही दिया जाता था। अब आइए प्रश्न को देखें। प्रश्न का उत्तर तो मिल गया होगा, लेकिन समझ लिया जाए। किसने प्रारंभ किया? अकबर ने प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? अपने शासन के 19वें वर्ष 1575 में प्रारंभ किया। इसको आप लोग अच्छे ढंग से समझ लिए हैं। और इसके बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। यूपी टीजीटी 2004 की निरस्त परीक्षा के पहली क्लास के क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 14 है, बंगाल का विभाजन हुआ था 1904 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में ना, यह प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन, बंग भंग जिसको कहते हैं, जो करजन के समय में होता है। आइए आज हम लोग जो है एक कॉन्सेप्चुअल रूप से बंगाल के विभाजन के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उनको देख लेते हैं। बंगाल का विभाजन करजन ने 29 जुलाई 1905 को क्या किया? 2 हिस्सों में विभाजित किया। एक हिस्से में पूर्वी बंगाल और असम, एक हिस्से में क्या आया? पूर्वी बंगाल और असम आया को रखा, जिसकी जनसंख्या 3.1 करोड़ थी। दूसरे हिस्से में शेष बंगाल, जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा था, रखा, जिसकी आबादी 5.4 करोड़ थी। ये 3.1 और 5.4। बंगाल विभाजन के कारण के संबंध में करजन और उसके प्रशासन ने क्या कहा, क्यों हम विभाजन कर रहे हैं? उनका कहना था तत्कालीन बंगाल का प्रांत इतना बड़ा है कि एक ही प्रांतीय सरकार द्वारा उसका प्रशासन कुशलता पूर्वक नहीं चलाया जा सकता। इस प्रशासनिक अव्यवस्था से बंगाल में आए दिन हिंसा और लूटपाट होती है तथा जनजीवन कष्टपूर्ण और असुरक्षित हो जाता है। इनका कहना था कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, कुशलता पूर्वक प्रशासन नहीं चलाया जा पा रहा है, इसलिए इसको छोटा कर दिया जाता है ताकि व्यवस्थित ढंग से शासन को
चलाया जाए। एक कर्जन और उनके प्रशासन का तर्क था। इससे असम की समस्या भी हल हो जाएगी, जो सिविल सेवा के एक अलग कैडर के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला प्रांत बन जाएगा। इससे व्यापारिक लाभ होंगे, क्योंकि चाय बागानों, तेल एवं कोयला उद्योगों के हित की रक्षा होगी। यह तो तर्क था कर्जन और अंग्रेजों का। बंगाल के विभाजन का वास्तविक कारण या उद्देश्य क्या था, इसको समझा जाए। अंग्रेज क्या करना चाहते थे? राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया, क्योंकि बंगाल से राजनीतिक गतिविधियों का संचालन होता था। इस तरह बंगाली राष्ट्रीयता भारतीय राष्ट्रीयता का प्रतीक बन रही थी। गृह सचिव रिजले ने के कथन से स्पष्ट होता है। रिजले ने कहा था, गृह सचिव ने, अविभाजित बंगाल एक बड़ी ताकत है और विभाजित होने से यह कमजोर हो जाएगी। ये रहा उनका वास्तविक उद्देश्य। दूसरा, हिंदू और मुसलमानों के मध्य दरार पैदा करके फूट डालो और राज करो की नीति को अमली जामा पहनाना चाहते थे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को प्रैक्टिकल में यहाँ लागू करना चाहते थे। धार्मिक आधार पर विभाजन करके उभरते राष्ट्रवाद को कमजोर करना, जैसा कि कर्जन ने एक सभा में कहा था, विभाजन के साथ ढाका मुस्लिम बहुसंख्यक वाले पूर्वी बंगाल प्रांत की राजधानी बन जाएगी, जहां मुस्लिम अधिक सुविधा प्राप्त करेंगे, जो पहले के मुस्लिम शासन के बाद उन्हें कभी नहीं मिला। अंग्रेजी हुकूमत का मूल मकसद मूल बंगाल में बंगालियों की आबादी कम करके उन्हें अल्पसंख्यक बनाना। मूल बंगाल में 1.7 करोड़ बंगाली एवं 3.7 करोड़ उड़िया और हिंदी भाषी लोगों को रखने की योजना थी। बंगाली भद्रलोक के आर्थिक स्थिति को कमजोर बनाना, ताकि उनकी राजनीतिक शक्तियां कमजोर हो जाएं। ये रहा है उनका वास्तविक लक्ष्य। विभाजन का प्रभाव क्या हुआ? राष्ट्रवादियों ने विभाजन के वास्तविक अभिप्राय को समझा एवं विभाजन की कार्रवाई को भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति चुनौती के रूप में देखा। विभाजन के विरोध में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ। उग्रवादी राष्ट्रीयता का भी उद्भव हुआ। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कैसी हुई? इस आंदोलन की विधिवत घोषणा अगस्त 1905 के टाउन हॉल की एक ऐतिहासिक बैठक से हुई। स्वदेशी आंदोलन के नेताओं में प्रमुख थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र, पृथ्वी चंद्र राय, बाल गंगाधर तिलक, घोष, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सब इसके प्रमुख नेता थे। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन के क्रियान्वयन के दिवस में पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस आंदोलन में लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां बांधकर एकता का प्रदर्शन किया। और क्या क्या कार्यक्रम थे इस आंदोलन के? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, सरकारी नौकरियों का बहिष्कार, हड़ताल करके प्रशासन को पंगु बनाना, महिलाओं द्वारा विदेशी दुकानों पर धरने देना, रचनात्मक कार्यों पर बल जिसके तहत सामाजिक सुधार लागू करना, बाल विवाह, दहेज, शराबखोरी जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जिहाद छेड़ना सम्मिलित था। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी अथवा राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया गया। साथ ही स्वदेशी उद्योगों व कल कारखानों के निर्माण पर बल दिया गया। इस आंदोलन की कार्यपद्धति को देखा जाए, कार्यपद्धति क्या थी? समितियों का गठन करके जनता को लामबंद करना, मजदूरों की हड़तालों का आयोजन कर जनता को लामबंद करना, धार्मिक प्रतीकों एवं नारों का उपयोग कर जनता को संगठित करना, जैसे गंगा स्नान, रक्षाबंधन, वंदे मातरम का नारा, भगवत गीता आदि का वाचन, पारंपरिक त्योहारों, धार्मिक मेलों, लोक परंपराओं, लोक संगीत, नाट्य मंचों के माध्यम से आंदोलन का प्रचार प्रसार करना। तिलक ने गणपति महोत्सव एवं शिवाजी जयंती के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। ये तो पहले भी हम लोग समझ चुके हैं। आंदोलन का प्रसार, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के मुद्दे पर आरंभ हुआ था, किंतु यह केवल बंगाल तक सीमित नहीं रहा,
बल्कि समूचे राष्ट्र में फैल गया। तिलक ने पूरे देश विशेषकर बम्बई और पुणे में इस आंदोलन का प्रचार किया। पूछता है कहाँ कहाँ नेतृत्व किया था। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन को पहुंचाया। सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में दिल्ली में, पूछेगा दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। चिदम्बरम पिल्लई और बिपिन चंद्र पाल ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में लोकप्रिय बनाया। इस प्रकार आंदोलन का जो स्वरूप था अखिल भारतीय हो गया। आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था, उसमें कौन कौन सम्मिलित थे? विद्यार्थियों ने आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने स्वदेशी को अपनाकर इनका प्रचार करके तथा विदेशी सामान बेचने की दुकानों के आगे धरने देने में नेतृत्व किया। संभवतः वह स्वदेशी भावना का निर्माण करने वाले मुख्य कर्ता थे। कौन? विद्यार्थी। यह भारत के इतिहास में पहला अवसर था जब महिलाएं घर के बाहर निकली, धरने तथा जुलूस में शामिल होकर आंदोलन में भाग लिया। बड़े जमींदार भी आंदोलन में सम्मिलित हुए, लेकिन किसान इस आंदोलन में प्रायः अलग रहे। बहुसंख्यक मुसलमानों ने आंदोलन में भागीदारी नहीं निभाई। विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन का विरोध किया गया, लेकिन कुछ मुसलमानों ने इसका समर्थन भी किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में जो थीम है उसको समझ लिए हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था नंबर 1 वारेन हेस्टिंग, नंबर 2 लॉर्ड एमरहर्स्ट, नंबर 3 सर जॉर्ज बेलो और नंबर 4 लॉर्ड डलहौजी। तो क्या होगा इसमें भाई? देखिए पहला गवर्नर अगर पूछता है तो क्लाइव था। कौन था? क्लाइव था। और पहला गवर्नर जनरल की बात होती है तो 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। इसलिए विकल्प 1 वारेन हेस्टिंग्स सही है। आइए इसके बाद समझ लेते हैं कि भारत का और पहला वायसराय कौन था ना, इन सबको भी समझ लिया जाए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार वारेन हेस्टिंग को पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर थे क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग 1773 के एक्ट के द्वारा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग ना 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन। भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, इसको देखे रहिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। सती प्रथा का अंत किसने किया था? नंबर 1 डलहौजी, नंबर 2 बेंटिंग, नंबर 4 वेलेजली, नंबर 5 वारेन हेस्टिंग ना। तो प्रश्न क्या है? सती प्रथा का अंत ना। सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिंग ने, जिनका कार्यकाल था 1828 से 35 तक। इन्हीं के समय अधिनियम बना। उसके नियम 17 कब किया था? 1829 में। नियम 17 के द्वारा जो है सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। और इसको सबसे पहले इसको लागू किया गया बंगाल में, बंगाल प्रेसिडेंसी में। फिर उसके बाद 1830 में इसको बम्बई। अगला प्रश्न है प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में, 1192 ईस्वी में, 1193 ईस्वी में, 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन के 2 युद्ध हुए थे भटनेर के पास में।
और पहला जो युद्ध हुआ था ये था 1191 में, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें जो है 1191 है, 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। हमारा सही उत्तर मिल गया है। अब इसके लिए क्या करना है, गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट है यूपी टीजीटी वर्ष 2004 की जो पुनर्परीक्षा थी दूसरी क्लास के प्रश्न संख्या 31 पर जाइए। आप देखिए मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ था और जितनी घटनाक्रम है सबका विस्तृत उल्लेख किया गया है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी विकल्प हैं। बौद्ध संगीत क्या होते हैं? ये होते हैं बौद्ध विद्वानों की एक सभा होती है जिसमें बौद्धों द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की जाती है। और चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान अलग हुए थे, ये है। अब हमको ये जानना है जो बौद्ध संगीति होती है ना, वो कब कब हुई है? 4 बार। शासक कौन थे? शासक कौन थे? उनकी अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष कौन था उन सभाओं का? और क्या कार्य किए गए या उद्देश्य क्या था? आइए इसको हम लोग एक टेबल के माध्यम से जल्दी से समझ लेते हैं। प्रथम जो हुई थी राजगृह की सौतपर्णी गुफा में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन थे? हर्यक वंश के अजातशत्रु थे। विनय पिटक और सूत्र पिटक का संकलन किया गया प्रथम में। द्वितीय कहाँ हुई थी? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता किसने की थी? सर्वकामनी ने। शासक कौन था? कालाशोक था। अस्थविर और महासांघिक में विभाजन हुआ था इसमें। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में। अध्यक्षता की थी मोगलपुत्र तिस्य ने। शासक कौन था? अशोक। संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियम अभिधम्म पिटक का संकलन। विनय और सूत्र पिटक प्रथम में, तृतीय में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडल वन में ईसा की प्रथम शताब्दी में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, यहाँ उपाध्यक्ष भी थे। शासक थे कनिष्क। इसी में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ था जो आपका प्रश्न पूछा था ना परीक्षा में। अगला चलते हैं हम लोग। ईश्वरचंद विद्यासागर ने समर्थन किया था विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, बाल विवाह का विरोध। इनमें से कोई नहीं। ईश्वरचंद विद्यासागर ने याद किए जाते हैं विधवा विवाह के समर्थन में। इन्हीं के प्रयासों से 1856 में कैनिंग के काल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। उसके नियम 15 द्वारा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी जाती है तथा उससे उत्पन्न पुत्र को वैध माना जाता है। आइए इसके बारे में और कौन कौन से लोग हैं जो विधवा विवाह जैसे आंदोलन से, सामाजिक आंदोलन से संबंधित रहे हैं, उनको देख लेते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर रहते हुए उन्होंने सभी जातियों का संस्कृत पढ़ने का अवसर दिया। सामाजिक क्षेत्र में इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान विधवा विवाह को मान्यता दिलवाने में रहा। इन्होंने अपना सारा जीवन विधवा पुनर्विवाह में लगाया, इस आंदोलन में लगाया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने पुराने संस्कृत और वैदिक उल्लेखों से यह सिद्ध किया कि वेद विधवा विवाह की अनुमति देता है। उन्होंने लगभग सहस्त्र हस्ताक्षरों से अनुमोदित एक प्रार्थना पत्र सरकार को भेजा। इससे अपील पर वर्धमान के शासक थे राजा मेहताब चंद, नदिया के राजा श्रीचंद ने भी याचिकाएं भेजी। डलहौजी की कार्यकारिणी ने ईश्वरचंद विद्यासागर के सुझावों का स्वागत किया। फिर 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कैनिंग के समय 26 जुलाई 1885 ईस्वी में पारित हुआ। इस अधिनियम के नियम 15 के द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिल गई तथा उत्पन्न पुत्र को वैध माना गया। पश्चिमी भारत में डीके कर्वे जो फर्ग्यूसन कॉलेज के प्रोफेसर थे, इन्होंने 1893 में स्वयं एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया और 1893 में विधवा विवाह मंडली तथा 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। ये सब प्रश्न बनते हैं कब? विधवा विवाह मंडली, विधवा आश्रम
और 1906 में बम्बई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की किसने की? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, डी के कर्वे से है। इसी तरह विष्णु शास्त्री ने भी विधवा विवाह को अधिक से अधिक समर्थन देने के लिए 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना की। मद्रास में वीरेशलिंगम ने भी इस दिशा महत्वपूर्ण प्रयास किया। गुजरात में करसोनजी मलजी ने 1852 ईस्वी में विधवा विवाह के समर्थन में गुजराती भाषा में सत्य प्रकाश नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट या ब्रह्म मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट इसको कहते हैं, गवर्नर जनरल नॉर्थ ब्रुक के समय पारित किया गया, जिसमें 14 वर्ष से कम कन्याओं, 14 वर्ष से कम आयु की कन्याओं तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को विवाह वर्जित कर दिया गया। बहुपत्नी प्रथा को समाप्त किया गया। अंतरजातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह को विधिक मान्यता प्रदान की गई। यह एक्ट हिंदू, मुस्लिम तथा अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं था, अतः भारतीय समाज पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद अंत में एक पारसी सुधारक थे BM मालाबारी के प्रयत्नों से 1891 ईस्वी में सम्मति आय अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु के लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाद में अजमेर निवासी राय हरविलास शारदा के प्रयत्नों से लॉर्ड इरविन के समय शारदा अधिनियम 1929 में पारित किया गया, जिसमें लड़की के विवाह के न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़के के विवाह की 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। इस समय क्या है? इस समय जो है 21 वर्ष है लड़का और लड़की दोनों के विवाह की उम्र। समझ रहे हैं? ये देखिए प्रश्न नंबर, हम अगले चलते हैं 20 पर। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई? पहली रेलवे लाइन भारत में 1893 में बिछाई गई। कहाँ से? ये कुल 34 किलोमीटर की थी। कहाँ से कहाँ तक थी? बम्बई, जो आज मुंबई है, बम्बई से ठाणे के बीच में पहली, और 1854 में दूसरी उसी गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई, जो कोलकाता से रानीगंज के बीच में था। उसी गवर्नर जनरल के समय में 1853 ईस्वी में तार लाइन बिछाई गई, प्रथम तार लाइन बिछाई गई। यह तार लाइन कहाँ तक बिछाई गई? ये तार लाइन बिछाई गई कोलकाता से आगरा तक। उसी गवर्नर जनरल के समय 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, जिसके द्वारा 2 पैसे से पत्र कहीं भी भेजे जा सकते थे। उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल था। इसके बारे में अगर आपको और विस्तृत जानना है लॉर्ड डलहौजी के बारे में, इन एक्टों के बारे में, तो गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट UPTGT 2004 जो निरस्त परीक्षा थी उसके दूसरी क्लास के क्वेश्चन नंबर 29 में जाइए, आपको मिल जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने आज वर्ष 2009 UPTGT के 20 प्रश्नों का हल देख लिया है, परिचर्चा कर ली है। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।